तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, डिटर्मिनेंट और इनवर्स के बारे में पढ़ा एंड आई होप मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो भी आपने किया होगा कि कुछ डिटर्मिनेंट के और कुछ इनवर्स के जो क्वेश्चंस है वो आपने देखा था। ठीक है, तो आज हम आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट में कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी अभी जैम का आपने देखा होगा कि जितने भी टॉप रैंकर आए हैं वो ज्यादा साकार बैच वाले थे। ठीक है, मतलब क्योंकि उन्होंने कहीं ज़्यादा टेस्ट दिए और कहीं पहले से उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग और टेस्ट देने की आदत बनती आ रही थी। तो स्कोर के बारे में क्रिटिकल थोड़े से बाद में बनेंगे, लेकिन अभी आप ये देखो कि भी ठीक है, कोशिश तो ये है कि स्कोर भी आना चाहिए क्योंकि अभी लिमिटेड सिलेबस है। तो जहाँ जहाँ गलती हो रही है उसको पिन पॉइंट करके, आगे ना हो वो गलती, उसके अराउंड ध्यान जरूर दो। ठीक है, बस इन चीज को ध्यान देना। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की आज हम बात करते हैं। सो गाइस, सबका फोकस यहां पर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा आता है। नॉर्मल मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आने का स्कोप कम रहता है, लेकिन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर ज्यादा स्कोप रहता है किसी क्वेश्चन के आने का। नाउ लेट्स लुक एट के आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्या कि भी एक मैट्रिक्स है वो एक वेक्टर पे अप्लाई होती है। ठीक है, एक मैट्रिक्स एक वेक्टर पे अप्लाई होती है। इस पे अप्लाई होने के बाद क्या होता है, वो एक नए वेक्टर में उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स क्या करती है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन क्या सारे वेक्टर्स ऐसे होते हैं? क्या सारे वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं होते। ठीक है, जो बहाव के साथ नहीं बहते, अपने पथ पे अडिग रहते हैं। ऐसे वेक्टर जो होते हैं, अगर मैं उसके ऊपर, उस वेक्टर के ऊपर कोई ऑपरेटर लगा दूं, तो कुछ वेक्टर खास ऐसे होते हैं जो वैसे के वैसे रहते हैं, पर उनके साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है। जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ऐसे जो भी वेक्टर्स हैं उनको कहा जाता है आइगन वेक्टर्स। ठीक है, नाउ ये लैम्डा क्या होता है? ये होती है आपकी आइगन वैल्यू, जो कि ये बताता है कि कितनी वैल्यू से वो मॉडिफाई हुआ है, कितनी वैल्यू से वो चेंज हुआ है। सो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। मेनली क्या है, इसको मैं बता देता हूं कि भाई कोई ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, बट कुछ खास वेक्टर ऐसे हैं जो कहीं भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन सेम रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। तो सबको ये बात क्लियर है? हाँ जी गाइस, यहां तक सबको बात क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि ये जो आइगन वैल्यू है ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है।
तो आप क्या लिख सकते हो, अभी ये सब क्या है, ये अभी सब का सब मैट्रिक्स फॉर्म में है, अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है। तो ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास होगा। ये अभी मैट्रिक्स में है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक, नाउ ठीक है, सबको क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब क्या है, मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूं और ये है a माइनस लैम्डा। अब भाई यहां पर कुछ चाहिए तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां लगा दी, अगर कुछ नहीं है लेकिन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई, ये आपके पास एक कॉलम वेक्टर, और ये जीरो क्या होता है, ये जीरो भी आपके पास मैट्रिक्स है, ये न्यूमेरिक जीरो नहीं है, ये आपके पास एक कॉलम में लिखा हुआ मैट्रिक्स है, एक कॉलम में 0 0 0 वाली मैट्रिक्स। हाँ जी गाइस, अब ये आपके पास ऐसा आ जाता है। अब एक चीज ऐसी है कि जो कि आप बुक्स में रट्टा लगा लेते हो लेकिन वो आपको उसका रीजन नहीं पता होता। ये क्या है, अभी सारा मैट्रिक्स है। नाउ गाइस, मुझे एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट की क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है, बिल्कुल नल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है कि बाय व्हाट फैक्टर एक एरिया एलिमेंट दूसरे स्पेस में मॉडिफाई हुआ है, यही होता है। तो आपके पास एक है एक्स वेक्टर, इसके ऊपर ये अप्लाई हुआ है और आपके पास 0 आ गया। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी केस देखा था कि अगर कोई वेक्टर है उसके ऊपर मैट्रिक्स अप्लाई हुई और वो 0 हो गया, 0, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल रॉफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स है जो कि इस पे अप्लाई हो रही है, जो इसको 0 कर दे रही है, इसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0, क्योंकि ये किसी भी वेक्टर को ये जो पर्टिकुलरली आपका आइगन वेक्टर है, इसको ये 0 में कन्वर्ट कर रहा है, इसका एरिया 0 कर दे रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो अच्छा x इज एन आर्बिट्ररी वेक्टर, तो ये 0 होना चाहिए। भैया ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आर स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन आप फिर क्या करते हो? दिस इज इक्वल टू 0, ये जो चीज है इसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड इस चीज का यूज करके a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है A, इसकी आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके। अब बस मुझे ये बता दो फटाफट से सबको, ये वाली बात सारी क्लियर? ये इक्वेशन आप जानते हो, पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका सिर्फ ये रीजन वो शायद बुक्स में भी नहीं होता है, और वो शायद एक नई चीज हो आपके सीखने के लिए। ठीक है, अब चक्कर वही होता है ना, बुक में डिटर्मिनेंट का ही मीनिंग नहीं होता, तो वो आपको ये कैसे समझा दें, या किसी में लिखा भी होगा तो वो क्लियर नहीं होता भी कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का मीनिंग नहीं पता। चलिए अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5,
ठीक है, और मैं कहता हूं कि फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, आप करोगे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। a आपके पास क्या है, 2 3 4 5 माइनस लैम्डा आई क्या है, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 0 मैट्रिक्स, सॉरी मतलब ये अभी इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये न्यूमेरिक 0 है, अब ये नंबर में 0 है। ठीक है, आइडेंटिटी क्योंकि मैट्रिक्स के मुकाबले में मैट्रिक्स ही आती है, दैट्स वाई हमने आइडेंटिटी वहां पर रखा है। तो अब जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, इसमें से इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, 3 वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करते हो, देन यू गेट 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, ठीक है, -12 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाता है। देन आप इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ये आ गया 10 -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा, एक सेकेंड, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, 10 -2 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। तो आ गया लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके रूट्स निकालो। कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू -b, ये b क्या है, -7 है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4, a है 1 और c है -2 डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो 7 प्लस माइनस 49 और ये आ जाएगा +8। तो ये आपकी आइगन वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स के लिए। तो इतना तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। टू माइनस 12 कैसे, ये है ना 5 दूनी 10 और -12, तो 10 और -12, -2 बचे ना। ये है लैम्डा स्क्वायर, बिल्कुल, और ये भी तो है ना, ये टर्म -7 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। ठीक, तो उसको सॉल्व करके यू गेट दिस। तो ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई है। नाउ ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज हैं आपकी। अब आइगन वेक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नाउ अब ऐसे आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हो।
अब आइगन वेक्टर की अगर मैं बात करूं वैसे तो देखो, तो वो क्या होगा, मान लो आपके पास ये है 2 3 4 5, तो माइनस आपने पहली वैल्यू रख दी लैम्डा की, ठीक है, लाइक दिस। और आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा, हाँ, तो ये ऐसे वेक्टर पे अप्लाई होने के बाद आपको 0 दे देता है, ठीक है, ये आपको 0 दे देता है। तो अब क्या है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई दो, एक हो गया 2 माइनस जो भी लैम्डा 1 की वैल्यू है, यहां पर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, एक 7 प्लस रूट 57/2, एक 7 माइनस रूट 57/2, दो वैल्यूज हैं। अब ये आपने लैम्डा 1 की वैल्यू पुट की x और 3y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई, एक 4x और प्लस 5 माइनस लैम्डा 1 y इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ गाइज, आपके पास जो ये लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उस केस में आपके पास क्या है, अब आप इसमें इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यू मे फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो वो x और y जो है वो वैल्यू यहां पे पुट करके आपके पास आपका आइगन वेक्टर आ जाता है। बस इतनी सी बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब इस पे और एम्फेसिस हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, आपने ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है, उसमें आपके पास x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। नाउ अब क्या होता है, हम थोड़ी सी बात करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में आई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, जिसको हम बोलते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम, एक सेकेंड। कोई नहीं, अब होपफुली ठीक है, तार को हम टच नहीं करेंगे। लेट्स लुक एट, हाँ जी, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कोई भी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये होती है आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम। तो अब इस बात का मतलब क्या है, इसके ऊपर आपका जैम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बस, ठीक है। तो इस चीज का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन आ गई है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब आपने इसको डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर
प्लस समथिंग लैम्डा प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास आया। नाउ अब अगर मैं, ये क्या है, ये इक्वेशन इन लैम्डा है, दिस इज अ इक्वेशन इन लैम्डा। अगर मैं यहां पर कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लिख देता हूं, ये a b और c मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मान लो ऐसी कोई इक्वेशन है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह a लिख दूं, मतलब a का स्क्वायर प्लस b a प्लस c, अब यहां पे इसको भी तो मैट्रिक्स बनाना होगा, तो आइडेंटिटी, अब ये भी आपको क्या देगा, ये आपको 0 मैट्रिक्स देगा। तो अब ये सब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इक्वेशन इन लैम्डा है ये, और ये है आपके पास इक्वेशन इन ए। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा, तो कोई भी जो मैट्रिक्स होती है वो उसी की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको वो सेटिस्फाई करती है, ये कहने की बात है। ठीक है, तो ये है आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम। मतलब अब अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई थी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो इसकी आई थी लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम, अगर मैं इस लैम्डा की जगह मैट्रिक्स ए रख दूं, तो मैट्रिक्स ए का स्क्वायर माइनस 7 मैट्रिक्स ए माइनस 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी माइनस 7 टाइम्स ऑफ 2 3 4 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 1 0 0 और 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 लाइक दिस। तो आप ये मान सकते हो कि ये 7 मल्टीप्लाई होगा सबसे मैट्रिक्स में, ये 2 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो आप कह सकते हो इधर का एलिमेंट, इधर का एलिमेंट, इधर का एलिमेंट विल बी इक्वल टू इधर का टॉप एलिमेंट। तो ये आपकी सेटिस्फाई करती है। अब एक काम आपने करके देखना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लो, ए स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर विल बी 2 3 4 5 इंटू 2 3 4 5, ये आपके पास क्या होगा, 2 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 12 18 आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 15, ठीक है 21 आ गया, ये आएगा 8 और 20 28 आ गया, 12 और 25 37 आ गया, ये आपके पास स्क्वायर आएगा। सो दिस विल बी 18 21 28 37, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बन रहा है। आप देखोगे 18 माइनस 14 माइनस 4 कितना हुआ, 18 में से 14 और 4 गए तो 0 आपके पास बच जाएगा। इधर देखोगे 21 में से 21 माइनस 7 3 21, सीधा 21 माइनस 21 वो भी 0 आ गया। 28 में से माइनस 28 0 आ गया। 37 में से 35 माइनस 2 माइनस 35 माइनस 2, तो ये आपके पास चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स आपकी सेटिस्फाई कर रही है।
तो इस चीज को बोलते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, A11 इज 16। एक सेकेंड, क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिये 12। हाँ ठीक है 16। एक सेकेंड, ठीक है 16। ठीक है, शांति शांति, हाँ 16 है। हम्म सो फाइन, तो बस ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपके पास हो गया, जिसको हम कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। एक ही बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, दैट वी विल कवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, हाँ जी, A11 इज 16, बिल्कुल। कोई बात नहीं, एक बार चेक करते हैं। माइक माइक में कोई नहीं, माइक का इशू अभी करते हैं सॉर्ट। देखो, आइगन वैल्यू का सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि आइगन वेक्टर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है। तो कितना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? पहले से डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, वो सब क्या है? वो सब उसका आपके पास हो जाएगा, जो आइगन वेक्टर है, सॉरी आइगन वैल्यू है, वो उससे पता चलेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइज।
हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स। सो आइगन वेक्टर बाय डेफिनेशन क्या है, आप देखो। आइगन वेक्टर ये कहता है ये मैट्रिक्स इस वेक्टर पे अप्लाई हुई, इसने कोई नया वेक्टर जैसे पहले बना रही थी वो नहीं बनाया, इसने वही वेक्टर, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन भाई वो वेक्टर है इनटू कोई नंबर तो आ गया, तो वो पहले से मान लो डबल हो गया, तो आइगन वैल्यू वेक्टर इंटू 2 हो जाएगी। पहले से मान लो 4 टाइम्स हो गया तो इंटू 4 हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू क्या है कि पिछले वेक्टर के मुकाबले में उसका मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स चेंज हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती उस वेक्टर की, बट मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास चेंज होता है। सबको बात क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं आइगन वैल्यू। देखो, इमेजिनरी स्पेस होगा तो इमेजिनरी भी पॉसिबल है, पर वो इमेजिनरी स्पेस में है। नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये वेक्टर इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आइगन वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया तो है, यही उसका सिग्निफिकेंस है कि जो वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब गाइस देखो, एक बात मैं बोलता हूं, वो आप बताना ठीक है कि नहीं है। ठीक है, एवरी वेक्टर इज आइगन वेक्टर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायरेक्शन कहां चेंज हुई, डायरेक्शन तो यही वाली है ना, पूरी लाइन। तो अगर ये इसका आइगन वेक्टर होता है तो ये भी इसका आइगन वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन का एक मतलब होता है कि भी उस लाइन के अबाउट। अभी धीरे धीरे कुछ चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये इस लाइन के अबाउट जो भी वेक्टर होगा वो उसका आइगन वेक्टर होगा, भले वो इतना ले लो, इतना, मतलब जो भी मर्जी उसकी लेंथ ले लो। कोई भी वेक्टर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के अबाउट कोई भी आइगन वेक्टर ले लो, वो उसका मतलब कोई भी वेक्टर ले लो वो उसका आइगन वेक्टर होता है। तो इसलिए नेगेटिव करने से भी मतलब उससे कोई नुकसान नहीं है, वो उसका आइगन वेक्टर ही रहता है, वो उसी डायरेक्शन में रहता है। हाँ जी गाइज, तो मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, वही वेक्टर वापिस आ जाता है विद आइगन वैल्यू 1, विद आइगन वैल्यू 1। तो हर वेक्टर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। एंड पेपर में भी, मतलब कभी आ जाए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना, भी एक मैट्रिक्स पेपर में आपको दिया हुआ है, अभी उसका एग्जांपल मैं दूंगा। अभी कई चीजें आइगन वेक्टर को अभी हमने टच नहीं किया है, पर वो उसकी चीजें अभी आएंगी क्योंकि आइगन वैल्यू भी अभी बाकी है। मान लो पेपर में भी आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाए और आपसे पूछ ले कि इसके आइगन वेक्टर फाइंड आउट करो,
तो भैया आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने नहीं है कभी भी। तो आपको क्या करना होता है, आइगन वेक्टर यहां पे रख के देख लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करके अगर सेम वेक्टर वापिस आ जाए कुछ नंबर के साथ, तो आपको पता चल जाता है ये आपका आइगन वेक्टर होगा। तो यही जिससे हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, यही टेक्निक यूज की जाती है आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पेपर में। ठीक है, हाँ बस एक स्केलर हो सकता है वो उसके अप्लाई होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन वो पहले से डबल हो गया, तो वो क्या है 2 उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी आइगन वैल्यू होती है वो सिर्फ ये बताती है कि वो वेक्टर कितना लंबा चौड़ा हो गया है, चौड़ा तो नहीं बट कितना लंबाई में। ठीक, नाउ तो ये चीज अभी आइगन वेक्टर की हम अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन में जैसे जब हम जाएंगे तब हम उसके अंदर इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन अब क्या है, अब मैं पहले आपको इसके आइगन वैल्यूज के बारे में मैं कुछ और चीजें आपको अभी बता रहा हूं। अब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास कोई है, तो वो किस तरीके का होता है। भाई हम एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास है लैम्डा की पावर n, b लैम्डा की पावर n-1, c लैम्डा की पावर n-2। इस तरीके से आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ अब ये क्या है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आपकी, वो क्या होती है, एक पॉलिनोमियल होती है। और किसी भी पॉलिनोमियल के आपको रूट्स निकालने आते हैं, भी ये काम आप करते आए हो। अब बेसिक सी मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है लाइक दिस, लैम्डा माइनस ए लैम्डा माइनस बी लैम्डा माइनस सी इक्वल टू 0। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो। अब आपको पता है इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स हैं आपके पास, इसको 0 रखोगे तो a आपका रूट आएगा, b आएगा या c आएगा। ठीक है, तो अब ये a b और c, नाउ ये जो है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा माइनस ए लैम्डा प्लस ए बी, ये आपके पास आएगा। इसका प्रोडक्ट लैम्डा माइनस सी के साथ। ठीक है, अब ये लैम्डा मल्टीप्लाई करें इधर तो बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस बी लैम्डा स्क्वायर माइनस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ए बी लैम्डा, माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी लैम्डा स्क्वायर प्लस बी सी लैम्डा प्लस ए सी लैम्डा माइनस ए बी सी, ये आपके पास टर्म आएंगी। अब क्या करो, लैम्डा क्यूब की टर्म्स एक साथ ले जाओ, लैम्डा क्यूब तो एक ही है, लैम्डा स्क्वायर की टर्म दिस दिस एंड दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास आएगा, फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके पास लैम्डा आएगा, और माइनस ए बी सी इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये आपके पास होगा। अब गाइस अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या है ये, आप देखोगे कि ये आपके पास रूट्स हैं, ए बी और सी आपके रूट्स हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या आएगा, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1। ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है माइनस सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी प्लस सी। तो पहली जो भी टर्म होती है, मान लो जब आपने लैम्डा क्यूब जो हाईएस्ट पावर है उसका अगर आपने कोफिशिएंट 1 कर दिया, तो जो नेक्स्ट टर्म होती है लैम्डा स्क्वायर के साथ वो किसके बराबर होती है, वो नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स के बराबर होती है। फिर यहां पे प्लस था, यहां माइनस, फिर से आ गया प्लस। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो रूट्स है लेकिन उसके दो दो के पेयर बने हुए हैं। तो सम ऑफ रूट्स इन पेयर्स ऑफ 2, ठीक है, ये आपके पास रहेगा। तो ये आपके पास लैम्डा का कोफिशिएंट रहेगा। और एंड में माइनस ये क्या है, ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं भाई, जितना भी नंबर है तो सबसे पहली टर्म होती है माइनस सम ऑफ रूट्स, फिर होती है प्लस, फिर सम करना है लेकिन दो दो के पेयर बना के, फिर सम करना है तीन तीन के पेयर बना के, लेकिन है ही तीन तो एक ही पेयर बनेगा, तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसके इस तरीके से आपके पास नंबर होते हैं। नाउ अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की है भी, यहां पर अब आपके पास ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब अगर यहां लैम्डा क्यूब है तो ये माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लेकिन बाय चांस मान लो हमारे पास हो लैम्डा स्क्वायर, तो फिर क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस सम ऑफ रूट्स लैम्डा होगा, प्लस अब मान लो इसके दो ही रूट है, दो ही रूट में आपके पेयर तो बन नहीं सकते दो दो के, तो वो एक ही होगा, नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स लैम्डा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास है। नाउ गाइज अब इस चीज पे ध्यान दो, देखो जब यहां पर स्क्वायर था तो यहां पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया, जब यहां पे क्यूब था तो यहां माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया, ये जो कोफिशिएंट था। सो हम कह सकते हैं कि मान लो अगर लैम्डा, अब मैं जनरली बोल रहा हूं, लैम्डा एन अगर ये आपके पास हो, इसका कोफिशिएंट हो 1, तो यहां पर बी, ठीक है, सॉरी ए से शुरू करते हैं इसको, लैम्डा की पावर एन प्लस ए लैम्डा की पावर एन माइनस 1 प्लस बी लैम्डा की पावर एन माइनस 2 प्लस सी लैम्डा की पावर एन माइनस 3, मान लो ऐसा कुछ है, और एंड में कोई आपके पास आ गया पी। ठीक है, लाइक दिस। तो ये ए किसके बराबर होगा, ये माइनस सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा। ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा। ये माइनस साइन आ रहा है तो इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर यह माइनस कुछ है
तो माइनस उसको इंक्लूड करके दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट ये जो आपके पास टर्म होगी, नेक्स्ट ये जो टर्म होगी, और नेक्स्ट ये जो टर्म होगी, भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मैं नीचे नेगेटिव भी लगा देता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इंक्लूड करके आपको लेना है। ये क्या है, ये प्लस सम इन पेयर ऑफ टू, ये आपके पास रहेगा। ये क्या रहेगा, तो ये माइनस था, ये प्लस था, फिर से माइनस सम इन पेयर ऑफ थ्री, इस तरीके से चलेगा। इस केस में क्या होगा, ठीक है, इफ n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है लाइक दिस, तो आपके पास ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। एंड इफ n आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, तो ये आपके पास माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, तो गाइस पॉइंट नंबर 1, क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हैं? हाँ जी, n की वैल्यू प्लस है, मतलब इवन है। अरे सॉरी, ठीक है, इवन ऑड होगा, बिल्कुल बिल्कुल, भावनाओं में बह गया कुछ। हाँ, तो ये प्लस माइनस लिखना था, ये इवन एंड ऑड होगा, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इवन ऑड। हम्म, सो ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए खास चीजें होती हैं। अब ये चीज जो है ये एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर बार देखा गया है 1-2 साल छोड़ के इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, अभी लेटेस्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे है, जैसे z रेज टू द पावर 6 माइनस 8z माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपको इक्वेशन दे दी, अब कह दिया कि इट्स रूट्स आर z1 z2 z3 z4 z5 एंड z6। फिर ये बता दिया कि z1 इज इक्वल टू 2, देन what is the product of other 5 roots। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये जैम का क्वेश्चन है। मैं लेटेस्ट वाला पेपर देखता हूं, अगर मुझे मिल जाता है तो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन भी करा देंगे अभी आपको।
यस गाइस, सबको पहले ये क्लियर, बस ये बता दीजिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो सबका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? क्योंकि ये इवन है, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट -16 के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू -16। और जब एक नंबर 2 है तो बाकी Z1 Z2 या Z2 Z3 अप टू Z6, तो वो -16 है, तो आपके पास -8, ये आंसर आ जाता है। ठीक, तो इसमें बस प्लस माइनस साइन का ध्यान बहुत रखना। तो मैंने क्या कहा है कि एक तो ये साइन के साथ उठाना है और उसको किसके इक्वल रखना है, माइनस सम प्लस माइनस, इस तरीके से। और प्रोडक्ट में एन टर्म क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो प्लस लेना है कि माइनस लेना है। दैट्स इट। अब बिल्कुल ये अभी जो 2024 में आया है वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है, एफ जेड इज इक्वल टू z की वैल्यू 4 -8z³ प्लस 27z² -38z प्लस 26। और फिर कहा हुआ है आपको कि भाई Z1 Z2 Z3 Z4 इसके रूट्स हैं, तब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 डिवाइड बाय Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4। ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ, ये जैम 2024 का अभी का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें सिर्फ साइन में ही गलती करते हैं। क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा गाइस इसका? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, ताजा ताजा। बस बहुत बढ़िया। तो माइनस सम किसके बराबर होगा? सिंबल के साथ उठाओ, -8, तो सम इक्वल टू 8 आ गया। और जो ये इवन है तो प्लस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? +26 के। तो 8/26, ठीक है, तो 4/13 बस। ठीक है, प्रोसेस पता चल गया होगा कि माइनस ऑफ सम किसके बराबर है। यहां पर सिंबल के साथ उठाओ, कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती नहीं होगी अगर यही प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो। अदरवाइज प्लस माइनस में बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। पहली बात, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में आपके नहीं लिखा है, पर रिपीटेडली इस पे क्वेश्चन देखे गए हैं, इसी साल भी आ गया। ठीक है, रॉफ इसमें क्या थोड़ा स्पेसिफिक बताओ, इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ? साइन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्या? तो क्या मैंने एक एनालॉजी ली सबसे पहले भी, अगर आपके पास ए बी और सी रूट है, उस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? उस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया,
नाउ इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास स्ट्रक्चर आती है। तो हमें पता चला कि यहाँ जो भी नंबर लिखा होता है वो सम ऑफ रूट्स होते हैं, लेकिन साथ में एक माइनस साइन भी होता है। तो यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा वो माइनस सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां जो भी नंबर होगा वो माइनस सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा। यहां जो नंबर होगा वो प्लस सम ऑफ रूट्स इन पेयर ऑफ 2 के बराबर होगा। ऐसे ऐसे करके ये आ रहा है माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर। अब अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर में क्या बनता है, ये प्लस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा था। तो फिर मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी और मैंने कहा देखो यहां पर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। साइन में कंफ्यूज ना हो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये नंबर और साइन दोनों उठाने एक साथ। नंबर और उसका साइन दोनों उठाओ एक साथ, और इसकी शर्त क्या है, यहां कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब ये सारी चीज वैलिड है। तो पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ, अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो ताकि ये 1 हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको सिंबल के साथ उठाओ और उसको माइनस सम ऑफ रूट्स के बराबर लिखना है। इसको सिंबल के साथ उठाओ, फिर उसको प्लस सम ऑफ रूट्स के, सम ऑफ इन पेयर ऑफ 2 उसके बराबर लिखना है। लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, वो n के इवन या ओड पे डिपेंड करता है कि वो प्लस प्रोडक्ट के बराबर होगा या माइनस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें पूछ लिया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 5 रूट्स क्या है। अब मैंने इसमें क्या किया, ये नंबर विद साइन उठाया -16। ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है, माइनस प्रोडक्ट के, डिपेंडिंग अपॉन ये वैल्यू इवन है। तो प्लस प्रोडक्ट के बराबर कौन सा नंबर होगा, -16। तो सिंबल साइन के साथ उठाना है, ये बस मैंने बात बताई। अगर यहां पर बाय चांस मान लो पावर होती 5, तो मैं क्या करता, माइनस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू -16, तब मैं ये कह रहा होता। समझे बात को। तो एक है आपकी इक्वेशन और एक है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि जी आपके पास यहां पर प्लस प्रोडक्ट आएगा क्योंकि पावर 6 है। इक्वेशन क्या कहती है कि यहां -16 लिखा हुआ है, ये -16 के बराबर आएगा। तो बस एक डेफिनेशन और एक इक्वेशन जो दोनों बोल रही हैं, दोनों को बराबर रख दो, बस इतना काम आपने करना है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी क्या हुआ, आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये कह दिया Z1 Z2 Z3 Z4 इसके 4 रूट है। अब मैंने आपको ये कहा है कि सिंबल के साथ ये पिक करना है। तो -8 आपने पिक किया, माइनस इधर ही लिख देता हूं, -8 ये कौन कहता है, ये इक्वेशन कह रही है। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है ये जो पूरा नंबर है ना, ये माइनस सम ऑफ रूट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो बस माइनस माइनस कैंसिल, तो सम इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन को अलग लेकर चलो, जो नंबर लिखा है उसको अलग लेकर चलो, नहीं तो सिंबल में परेशान हो जाओगे। ठीक है, हो सकता है विद एक्सपीरियंस इसको याद करने का अच्छा तरीका आपके माइंड में आ जाए, या फिर समझ आ जाए कि ओके, तो माइनस के अलावा जो नंबर है वो आपको सम के तौर पे लेना है। ठीक है, वो आप धीरे धीरे शॉर्टकट पे आ जाओगे, लेकिन एक बार ऐसे सोचो तो फुल प्रूफ तरीका रहेगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बस इनके रेशियो ले लिए। भाई आसान क्वेश्चन तब होता है ना सौरभ, जब आता हो। अब सोचो ये मेथड आपने कौन सा 7th या 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, या ज्यादा ज्यादा 8th 9th क्लास में होगा, तब के मैथ में ये आपने पढ़ा है। तो अब खुद सोचो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
क्योंकि चक्कर ये होता है कि वो चीज़ याद नहीं होती, प्लस आपके सिलेबस में है तो मैक्सिमम बच्चे करके भी नहीं जाते, तो नहीं होता बच्चों को पता कि भी इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो क्या करने लगेंगे, वो करेंगे भी पहले इसके रूट फाइंड आउट करने लगेंगे, उस तरीके से होगा ही नहीं। बैठे रहो करते रहो रूट फाइंड, इसके रूट फाइंड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर होगी सबको। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन देखे गए हैं अलग अलग सालों में, दो मैंने एग्जांपल दे दिए और सिमिलर ही आते हैं। और आपको भी पता चल गया कि अगर ये इक्वेशन है उसके रूट्स आपकी आइगन वैल्यूज हैं, तो ये क्या है, ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हैं। क्या समझे? अगर इसको मैट्रिक्स की टर्म में समझना हो, आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की टर्म में समझना हो, तो ये क्या होगा, माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होगा ये, और ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होगा। कल को कहीं ऐसा कुछ लिख भी दिया जाए आइगन वैल्यू के टर्म में, तो वो कोई नई चीज थोड़ा आ जाएगी, है तो वही पॉलिनोमियल ही, तो अपने पॉलिनोमियल के रूट ही निकालने हैं, वही चीज है। ठीक है भाई, कल को मान लो एक मैट्रिक्स उन्होंने लिख दी, मैट्रिक्स के ये बता दिया ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, फिर उन्होंने लिख दिया कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है, वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज दिस, फाइंड द सम ऑफ अनदर आइगन वैल्यूज। अब तुम परेशान हो गए, तो वो कुछ क्वेश्चन चेंज थोड़ा हो जाएगा, तो वो वही रहेगा। बस ये क्वेश्चन आई होप अब आप कर पाओगे। बिल्कुल रक्षित, पिछले वाले क्वेश्चन में z की पावर 5 नहीं है, तो माइनस सम इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट 0 होगा। बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे हमने पीछे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे अभी हम आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी से ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। रूट को आइगन वैल्यू बोल सकते हैं क्या? देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट ही तो आइगन वैल्यू होते हैं अक्षय। तो पॉलिनोमियल की बात अलग है, पॉलिनोमियल लाखों हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक मैट्रिक्स से a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 जब ये लिख के उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हो किसी भी मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स ही तो आइगन वैल्यू होते हैं। समझे बात को? तो ये मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, जो अपने आप में भी एक पॉलिनोमियल है। और ये जो मैंने बताया वो मैंने पॉलिनोमियल को जनरली बताया थोड़ा सा। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो यस, हम कह सकते हैं कि उसके रूट ही आइगन वैल्यू होंगे। आई होप सबको बात क्लियर होनी चाहिए। यस गाइस। हाँ जी, तो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ए एंड ए ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, देन
it will show the same eigenvalues. तो भी उसकी आइगन वैल्यूज सेम रहेंगी. नेक्स्ट, sum of eigenvalues will be equal to the trace of the matrix. अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है आपका सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. हाँ जी गाइस, तो आपके पास बहुत स्लाइड भर दी हमने तो. हाँ जी, अब आपके पास दो आइगन वैल्यू आई, 7 प्लस √57/2 और 7 माइनस √57/2. दो आइगन वैल्यू आई, इनका सम किसके बराबर आएगा? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसके सम के बराबर आ जाएगा. तो ट्रेस, पहली बात तो ट्रेस किसको कहते हैं? ट्रेस हम कहते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका सम, प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल मतलब प्रधान, सबसे बड़ा जो डायगोनल बन सकता है वो कौन सा होता है? यही जो इस तरीके से आपका चलता है. तो 2 और 5, 5 और 2, ये आपके पास हो जाता है 7. और इन दोनों का सम करो, आइगन वैल्यूज का सम करो, तो क्या आएगा आपके पास? ये भी आपके पास आएगा भी, प्लस माइनस वाली टर्म खत्म हो जाएंगी तो बचेगा 7. सबको बात क्लियर? तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज will be equal to the determinant of the matrix. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है आपका? डिटर्मिनेंट के बराबर होता है. तो इसका क्या मतलब है? अब आप एक काम करो, इसी मैट्रिक्स में चेक करते हैं. हम्म इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका डिटर्मिनेंट आपका है 10 माइनस 12 माइनस 2.
-2 इसका डिटर्मिनेंट है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? 7/2 प्लस √57/2 एंड 7/2 माइनस √57/2। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, a प्लस बी, a माइनस बी, इनका प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट मुझे बताओ गाइस, क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स आपने करके देख लिया, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या आएगा मुझे बता दो बस। दो आइगन वेक्टर का सम करने पर कुछ भी मिल सकता है, वो कोई आइगन वेक्टर हो जरूरी नहीं है। तो ये भी -2 आएगा। तो एक तरफ आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और एक तरफ आपने जो आपकी आइगन वैल्यूज थी उनका प्रोडक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अब इन दोनों प्रॉपर्टी पे जैम में कई बार क्वेश्चन आए, ठीक, तो उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे, इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। नाउ फॉर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, आपके पास क्या आता है? द आइगन वेक्टर्स, सॉरी, द डायगोनल एलिमेंट्स तो डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगे? 2, 3, 5, यही तीनों इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आपके पास आइगन वैल्यूज होते हैं। तो ये भी आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी काम आ जाती है कई जगह पर। मान लो अब आपके पास, अब इस चीज को अगर एक बार ध्यान से सोचें तो आपके पास क्या था कि जब डिटर्मिनेंट की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में क्या था कि आपके पास अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपका डिटर्मिनेंट होता है। ये बात बोली थी मैंने। वहां हम कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट होता है। यहां मैं कह रहा हूं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं और आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट होता है। हाँ जी गाइस,
तो बात सबको क्लियर हुई? जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ जी गाइस, तो इतना तो सुना होगा। मैंने कहा कि पहले मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या आया है? अब मैंने कहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपकी आइगन वैल्यूज होते हैं, और आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, और वो आप कोरिलेट कर पाओगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से उसको। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो है, कंसीडर आपके पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लाइक दिस। अगर मैं एक काम करूं कि इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, अगर मैं इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी आइगन वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी के लैम्डा 1, के लैम्डा 2, के लैम्डा 3। तो इसकी आइगन वैल्यूज भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स की पावर n ले लूं तो क्या होगा? आपके पास लैम्डा 1 की पावर n, लैम्डा 2 की पावर n, लैम्डा 3 की पावर n। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसकी पावर n लूंगा तो इसकी आइगन वैल्यू के साथ भी क्या होगा? उनकी पावर भी n हो जाएंगी। वो उसकी न्यू आइगन, मतलब वो उसका एक हिसाब से न्यू आइगन वैल्यूज बनेंगी। अगर मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लूंगा तो क्या होगा? तो आपके पास इसकी न्यू आइगन वैल्यूज होंगी 1 बाय लैम्डा 1, 1 बाय लैम्डा 2, 1 बाय लैम्डा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? ये जो भी मैट्रिक्स अगर आपके पास उसकी आइगन वैल्यूज आपको पता है, तो उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, उसके साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए, उसकी पावर ले लें या उसका इनवर्स ले लें, तो उसकी न्यू आइगन वैल्यूज क्या बनेंगी? ठीक है, तो वो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो। नाउ गाइस, अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। अब आपके पास जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली बीच में आ जाती है। ठीक है, तो फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज विल बी रियल। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कोई भी है, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा रियल होती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या कहते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं आइगन वेक्टर्स की। ठीक है,
for individual eigenvalues there are linearly independent eigenvectors। ठीक है, इंडिविजुअल नॉन इक्वल, जो आपस में इक्वल नहीं है, ऐसे आइगन वैल्यूज जो हैं, जो भी कोई अलग अलग वैल्यू है, आइगन वैल्यू, हर वैल्यू का अपना एक आइगन वेक्टर होगा, अलग आइगन वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल जैसे उसके उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास रियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, अब क्या होता है, जैसे आइगन वैल्यूज कोई आई आपकी 2 3 5, आपने एग्जांपल लिया कि आइगन वैल्यूज आई 2 3 5, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, तो तीनों के अलग अलग आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि फॉर इक्वल आइगन वैल्यूज देयर may or may not be linearly independent eigenvector। तो मान लो किसी की आइगन वैल्यूज हैं 2 2 3, तो अब जो 2 और 2 हैं इनके लिए अलग अलग आइगन वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है गाइस, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, द आइगन वेक्टर्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स अब इसके अंदर सिमेट्रिक भी आ जाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी इसके अंदर है, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो क्या बताया मैंने कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उसके जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। वैसे अदरवाइज और किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, बस डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें पक्का है कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होंगे, हर्मिशियन में या सिमेट्रिक में। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैम में कभी यूज नहीं हुई हैं, बट जस्ट फॉर द सेक के प्रॉपर्टी हमें वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई हम उसको पढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रेस और डिटर्मिनेंट वाली, ये यूज होती है। ठीक है, इनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। अब हमेशा क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, जैसे भी आपको बता दिया कि ट्रेस बता दिया है आपके पास 5। ठीक है, ट्रेस बता दिया 5 और डिटर्मिनेंट आपको बता दिया है -15।
ठीक है, -15, ट्रेस बता दिया आपको 5, डिटर्मिनेंट बता दिया -15। हाँ जी, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। अब ये होता है कि ट्रेस और डिटर्मिनेंट आ गया, अब बता पूछ लिया फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज। इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? हाँ जी गाइज, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? आपको पता है ट्रेस किसके बराबर होता है? ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर। एक मैट्रिक्स के बारे में आपको दिया हुआ दिस इज दिस, और डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट इज -15। तो अब आपको बताना है आइगन वैल्यूज क्या होंगी। λ1 λ2 क्या है गाइज, ये बता दो इन दोनों को सॉल्व करके। एक इक्वेशन से λ1 की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे में पुट कर दो, ऐसा कर सकते हो। बाकी अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो आपको पता है λ² माइनस सम कितना है 5 प्लस प्रोडक्ट कितना है -15 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकाल लो। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल लो। तो λ² -5 लैम्डा -15 इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो हैं वो इसका सोल्यूशन होगा, दैट्स इट। अरे वो तो गिवन होगा ना, फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, वो पहले गिवन होगा। हम्म, तो 2x2 है तो उसमें 2 ही होंगी। बिल्कुल हिमांशु, वो 4 एक दूसरे से परपेंडिकुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, पर वो 3D स्पेस के नहीं होंगे, वो फिर अलग स्पेस के होंगे। हाँ जी गाइस, क्या आ रहे हैं इसके रूट्स, जल्दी बताओ। इसके फैक्टर करो, क्या फैक्टर करोगे, इसका आंसर बताओ ना। -3 5 कैसे हो सकते हैं? सम ऑफ रूट्स 5 है, एक अगर आपका -3 है, एक 5 है, तो ये तो इनका सम क्या आएगा, इसका सम तो 2 आएगा, सम 5 आना चाहिए। ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर को एक हद तक कर सकते हैं, 3D तक कर सकते हैं। बिल्कुल, जो ऑर्डर होगा उतने ही आइगन वैल्यूज होंगे। 2x2 में 2 आइगन वैल्यूज होंगे, क्योंकि वो स्क्वायर में पॉलिनोमियल बनेगा। 3x3 में क्यूब में पॉलिनोमियल बनेगा, उसमें 3 आइगन वैल्यूज होंगे। गाइस इतनी देर इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने में, बताओ।
ओ माय गॉड, क्या कर दिया। पता नहीं क्या किए जा रहे हो। इसको मैं एक सेकंड, ये आ गया आपके पास। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 6085 का स्क्वायर रूट बाय 2। ये आपके पास, बिल्कुल, ये आपके पास आ जाएंगे। हाँ, सो बस ये आपके पास आइगन वैल्यू आ गया। और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं आपके जैम के एग्जाम में, कि जिसमें आपको ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट गिवन होता है एंड उसके बाद आपको कह देते हैं कि आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो। ठीक है, और बस आपने, वो आपको पता होता है। तो वैसे तो पेपर में ही 4 ऑप्शन होते हैं, उसी में ही आप उनका सम और प्रोडक्ट करके देख लो, उसी में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं। ठीक है, 2x2 के लिए शॉर्टकट टेक्निक, शॉर्टकट फॉर 2x2। ठीक है, आइगन वैल्यूज। तो क्या होता है कि अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है 2 3 2 3 4 5, इसकी आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो एक चीज होती है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं m, विच इज इक्वल टू ट्रेस बाय 2, ट्रेस बाय 2। और एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं p, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक, तो ट्रेस बाय 2 क्या होगा, इसका 7/2 हो जाएगा। 5 2 7 ट्रेस डिवाइड बाय 2 7/2। डिटर्मिनेंट -2 हमने कैलकुलेट किया ही था। तो मैं कहता हूं कि आइगन वैल्यूज का ये फॉर्मूला याद कर लो, m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस p। दैट्स इट। क्या होगा, m 7/2 प्लस माइनस m² 49/4 माइनस p क्या है -2। 7/2 प्लस माइनस 4 अगर लोगे कॉमन, 49 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका वही आंसर आ गया। पर बहुत छोटे स्टेप्स में आपका वही आंसर आ गया जो पहले आया था। ना इक्वेशन बनानी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको सीधा दिया हुआ है ट्रेस और डिटर्मिनेंट 5 और -15। ट्रेस आपको दिया हुआ है 5 और डिटर्मिनेंट है -15। तो आपने क्या किया है इसमें, बस m क्या आ गया 5/2 और p क्या आ गया -15, और आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस p। ठीक है, तो m 5/2 प्लस माइनस 25/4 -15, बस 5/2 प्लस माइनस
अगर 4 कॉमन ले लें तो 60 + 25 5/2 प्लस माइनस 85/4 बस आंसर। तो आप ये मेथड चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लिए जैम के लिए आएगा तो जैम के लिए कभी भी ऐसे मतलब क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कि ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स का आपको आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ निकालने को कहा गया हो। तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि आपका जो आइगन वैल्यूज़ है 2x2 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। अगर उससे बड़ा कोई हो तो कोई मेथड नहीं है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अनलेस कोई प्रॉपर्टी उस पर लगती हो। और 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, m इज अ नंबर जो कि है ट्रेस बाय 2 और p जो है वो डिटर्मिनेंट है, तब ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। यस गाइस, सबको बात क्लियर? हाँ जी गाइस, तो ये शॉर्टकट आप कर सकते हो जब भी जरूरत हो। तो कल हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे जो भी जैम में आए हुए हैं आपके। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहली चीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आज मैंने कराई हैं उनको अच्छे से याद करके समझ के आना। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट हो वो भी हम सॉर्ट कर देंगे। एक आध स्टूडेंट का क्वेश्चन था जो रैंक वगैरह के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो रैंक मतलब जैम के स्कोप में नहीं है, बट बहुत छोटी चीज़ है, उसको हल्का सा बता देंगे, बट वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अक्षय, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं आया, आगे का टाइप कर दो। ठीक है, जितना मिसिंग हो गया है। तो लेकिन यस, हम उसकी वही प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, उसका एग्जांपल हम देखेंगे, तो वो टेंशन आप मत लीजिए। बेसिकली अभी हमने मेन ज्यादा पकड़ बनाई है आइगन वैल्यू पे। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका डायरेक्ट आता है। तो अगर कभी आइगन वेक्टर आता ही है भी है तो वो प्रॉपर्टी से फाइंड आउट हो जाता है, दैट आई विल टेल यू। ठीक, तो और अक्षय, उसमें क्या आप पूछना चाहते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका क्वेश्चन हमने देखे। पॉलिनोमियल भी हमने स्टडी किया, जिसके ऊपर लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमने किया और पुराना भी क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये निचोड़ रहा हमारा आज की क्लास का। आई एम वेटिंग फॉर जस्ट अक्षय's क्वेश्चन, पेंडिंग क्वेश्चन। कोई नहीं अक्षय, वो प्रॉपर्टी का बताएंगे। वो तो ये है कि वो वेक्टर ही ऐसा है, आप बस उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नया वेक्टर नहीं आएगा, वही वेक्टर आ जाएगा।
तो दैट वी विल डू। अभी हमने आइगन वेक्टर को ज्यादा छेड़ा ही नहीं है, आइगन वेक्टर बस आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। बाकी जो है दैट जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपको बिल्कुल सीधा समझ आ जाएगा कि ये हमने क्या किया है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क बस आपको दे रहा हूं कि जो आइगन वैल्यूज हैं उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना। किसी भी बुक में कोई ये क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेना आइगन वैल्यू सोल्ड वाले भी, आइगन वैल्यू कैसे निकाली हुई है बस। ठीक है, हालांकि हमने किया है, पर मान लो कोई बड़ी इक्वेशंस होती हैं लैम्डा क्यूब वाली, तो वो बस एक आध बार अगर करके देख लोगे, ठीक है, तो बस माइंड में रिवाइज हो जाएगा, है उसमें कुछ नहीं। तो ये होमवर्क आप कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।